मायावती, यदि हम शुद्ध हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में कहें, हुँ। तो खाने में जो नमक का रोल होता है, जी। मायावती जी का वैसा है। यदि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ यदि हम देखें, तो उस विजय रथ का जो बूस्टर डोज़ है, पीछे जो प्रोपेलर लगा हुआ था, वो मायावती का है, ये मैं मानता हूँ। 300 प्लस का मैसिव मैंडेट है, लेकिन वोट प्रतिशत 37%। 153 विधानसभा की सीटें ऐसी है, जो भाजपा के खाते में मात्र मायावती जी के कृपा से आई। उसमें से 153 घटाओ तो बीजेपी 100 के नीचे आती है। सपा, कांग्रेस और बीएसपी का यदि वोट शेयर एक हो जाए तो क्या हुँ। ट्रिमेंडस, मतलब बीजेपी को 10 सीटों की भी लाले पड़ सकती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। मायावती जब किसी के साथ जुड़ती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ती है। वर्तमान में ईडी का डर है, बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नकेल बीजेपी के हाथ में होने की वजह से वो हमेशा डाउन प्ले करती आ रही है। जो हुँ। बीजेपी ने जो गेन किया है अपना वोट शेयर, वो बीएसपी का किया है। मायावती मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं है। मायावती के मायने पंजाब में है, मायावती के मायने हरियाणा में है, मायावती के मायने राजस्थान में है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मायावती जी बीजेपी जॉइन नहीं कर रही है, एनडीए गठबंधन जॉइन नहीं कर रही है, लेकिन मदद तो एनडीए की हो रही है। ऐसे में अखिलेश को डराने वाले लोग भी बहुत हैं। कांग्रेस में भी बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। यदि मुझे लगता है यदि ये गठबंधन हुआ तो इनके पास जो अभी 63 सीटें हैं या 65 सीटें हैं जो भी है, उसके आधी रह जाएगी। मायावती कोई अपना दल तो नहीं कि एक सीट ले और चुप बैठो। और मोदी जी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। ये पता होते हुए भी कि महाराष्ट्र में जब भी राजनीतिक दल तोड़ा गया है, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ है। ये महाराष्ट्र का इतिहास है। इसके बावजूद उन्होंने सेना भी तोड़ी और एनसीपी भी तोड़ी। उन्होंने वसुंधरा को साइड को करके राजस्थान में लोकसभा के लिए रिस्क नहीं लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया। कि मायावती को इतना भ्रष्ट ठहराओ कि उसका वोटर भी सोचे कि यार किसको हमने नेता माना। सोनिया गांधी और मायावती के संबंध जो है उसका कोई सानी नहीं है। 2024 में जिसको मिलेगा मायावती का साथ, उसी की होगी सरकार। ऐसे कुछ गठबंधन और गठजोड़ समझ में आ रहे हैं, जिसको लेके बहुत चर्चाएं हैं सियासी गलियारों में। और आज अशोक सर हमारे साथ हैं। इनसे बेहतर शायद हमें कोई नहीं समझा सकता है कि मायावती की चाल से इंडिया या एनडीए पर क्या फर्क पड़ने वाला है। जबकि फर्क बहुत ज्यादा पड़ने वाला है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, अशोक सर उसको सही करेंगे बाद में, कि देश में इस समय दलित नेताओं में अगर मायावती को देखा जाए तो शायद सबसे बड़ी नेता वो नजर आती हैं। और लगभग हर प्रदेश में जो हिंदी भाषी हैं वहां पर वो वोटों को रिफ्लेक्ट करती हैं, भले ही वो 1 या 2% करती हों। और चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि उनके कुछ स्टेटमेंट, अशोक सर, वो जरूर आते रहते हैं। अभी उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर जो स्टेटमेंट दिया कि आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है, आप बयानबाजी ना करें फालतू की। तो उस स्टेटमेंट से क्या निकल के आता है? और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके नजरिए में 2024 में मायावती का रोल क्या होने वाला है? देखिए, यदि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ यदि हम देखें, तो उस विजय रथ का जो बूस्टर डोज है, पीछे जो प्रोपेलर लगा हुआ था, वो मायावती का है, ये मैं मानता हूँ। जी। हम लोग लगातार विश्लेषण में मायावती को या ओएसी को बी टीम बोलते हैं बीजेपी की, क्योंकि वो वोट काटते हैं। हम्म। बीजेपी का प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जब विरोधियों के वोट का बंटवारा होता है तो बीजेपी सत्ता में आती है। यदि केंद्र में भी हम देखें, 300 प्लस का मैसिव मैंडेट है, लेकिन वोट प्रतिशत 37%। इसका जी। मतलब करीब करीब 60% से ज्यादा विपक्ष के पास है, लेकिन विपक्ष बटा हुआ है। जी। खासकर जो कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी थी देश में, जो आज विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी है, उसका जो कोर वोट बैंक था वो ओबीसी भी था, ब्राह्मण भी था और साथ में पिछड़ा भी था। कहीं ना कहीं ये ओबीसी जो है वो ड्रिफ्ट हो गया बीजेपी की तरफ, ब्राह्मण बीजेपी की तरफ, और ये जो हार्ड कोड जो बैकवर्ड था दलित, या तो वो बीजेपी के छाते में जाता है हिंदुत्व के नाम पे, क्योंकि बीजेपी ने सिस्टमैटिकली, वो रणनीति होती है और राजनीतिक दलों को रणनीति बनाने का अधिकार है। यदि जी। कांग्रेस उसमें चूकती है तो ये कांग्रेस की बेवकूफी है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने सिस्टमैटिकली मायावती का ऐसा यूज किया कि यदि मैं माइक्रो लेवल पे जाके बूथ लेवल की स्टडी जो मैंने की है उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद, तो मेरे अनुसार 153 विधानसभा की सीटें ऐसी है जो भाजपा के खाते में मात्र मायावती जी के कृपा से आई है। आप ओके। अभी वर्तमान में जो 200
125 के ऊपर जो केस सीट्स है बीजेपी के पास, उसमें से 153 घटाओ तो बीजेपी 100 के नीचे आती है। ये बीजेपी का वास्तविक विधानसभा की स्ट्रेंथ है उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको फायदा होता है, क्योंकि आपके अपने यहाँ जो इलेक्टोरल सिस्टम है, वो जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वो चुना जाता है। वोट प्रतिशत का कोई मायना नहीं रखता। हाँ, वोट ऑब्वियसली। प्रतिशत आपका 20% होता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक बार जम्मू कश्मीर में ऐसे भी चुनाव हुए कि 10% भी वोटिंग नहीं, मतदान नहीं हुआ। अब 10% मतदान भी नहीं हुआ और उसके अंदर जो चुनाव जीत के आया, वो वाकई कितने लोगों को रिप्रेजेंट करता होगा, ये बहुत बड़ा मायना रखता है। आज मायावती जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्टेटमेंट दिया, वो कहीं ना कहीं उन चर्चाओं पे था जिसकी अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया कि इंडिया गठबंधन में राम गोपाल यादव ने ये कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को कि जब हम आपके साथ है तो बैकडोर से मायावती जी के साथ बातचीत क्यों चल रही है। सवाल ये है, बैकडोर से कौन बातचीत करती है, ये राजनीति है। यहाँ पे कल का दुश्मन आज दोस्त हो सकता है, कल का दोस्त कल दुश्मन हो सकता है। ये हमने आजादी के बाद से अब तक विभिन्न जगहों पे देखा, और 2014 के बाद तो हमने बिल्कुल ही देखा कि पीडीपी जैसी विपरीत विचारधारा की पार्टी भी बीजेपी के साथ सरकार बना सकती है। हाँ, और बीजेपी एनसीपी को करप्ट करने के बाद भी महाराष्ट्र में उनके साथ सरकार बना सकती है, और कांग्रेस जो अपने आप को बहुत बड़ी सेक्युलर कहती है, वो शिवसेना के साथ भी जा सकती है। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि अब पार्टी की विचारधाराओं में कोई खास उस पे ऊपर कोई फोकस नहीं रहता, फोकस रहता है नंबर गेम पे। तो यदि जी। नंबर गेम की बात करें तो मायावती का फुटप्रिंट क्या है? मायावती का यदि हम शुद्ध हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में कहें तो खाने में जो नमक का रोल होता है, नमक लगता बहुत कम है लेकिन थाली का स्वाद बदल देता है। बिना नमक का खाना आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन फिर नमक चाहिए करके किलो से नमक भी खाने में यूज नहीं होता। जी। मायावती जी का वैसा है। मायावती जी का एक बहुत बड़ा वोट शेयर है, वो है उत्तर प्रदेश में। करीब करीब 12 से 14% उनका वोट शेयर बनता है, और वो वोट शेयर इतना सॉलिड है, 12 से 14%, कि दुनिया इधर की उधर हो जाए वो बहन जी को छोड़ेगा नहीं। वो वोट प्रतिशत एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यदि उत्तर प्रदेश की हम ये करें कि कांग्रेस को वहां 2.25% है, मायावती को 14% के आसपास पकड़िए, 36% के आसपास यदि सपा। समाजवादी पार्टी का है, सपा का है, और 46% जो आता है बीजेपी का आता है। बीजेपी। आप इमेजिन करिए, सपा, कांग्रेस और बीएसपी का यदि वोट शेयर एक हो जाए तो क्या ट्रिमेंडस, मतलब बीजेपी को 10 सीटों की भी लाले पड़ सकते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। ये मायावती की स्ट्रेंथ है। मायावती जब किसी के साथ जुड़ती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ती है, ये हमने देखा। मायावती ने पहली बार जब अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश में आई तो मायावती ने तब ब्राह्मण और दलित, इसका एक नया समीकरण उन्होंने किया, और उस समीकरण इतना हिट हुआ कि वो अपने बलबूते पे उत्तर प्रदेश में 5 साल में सरकार बनाई, उन्होंने मुख्यमंत्री रही और पूरे ताकत के साथ काम किया, क्योंकि वो जानती है कि वोट प्रतिशत, सोशल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं। वर्तमान में ईडी का डर है, बहुत सारे केसेस हैं उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नकेल बीजेपी के हाथ में होने की वजह से वो हमेशा डाउन प्ले करती आ रही है, और उस डाउन प्ले का नतीजा ये हुआ कि जो मायावती 24 से 26% पे थी, वो टूट के 12 से 14% पे आई। यदि इसी रोल में वो कंटिन्यू रही तो 12 से 6 और 6 से 3 और 2 होने में टाइम नहीं लगेगा, उसका कांग्रेस का हश्र होने में टाइम नहीं लगेगा। बीजेपी ने जो गेन किया है वो समाजवादी से गेन नहीं किया। कांग्रेस तो अच्छा। वैसे ही पहले से ही मरणासन स्थिति में थी उत्तर प्रदेश में। जो बीजेपी ने जो गेन किया है अपना वोट शेयर, वो बीएसपी का किया है। तो ओके। बीएसपी इस बात को भी जान पा रही है, लेकिन कई बार इधर खाई उधर पहाड़ ऐसा हो जाता है कि आप इधर ईडी बैठी हुई है, उधर आपको ये समझ में नहीं आता कि बीजेपी से कैसा डील करे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आचार संहिता घोषित होने के बाद यदि मायावती ने कोई बड़ा अनाउंसमेंट किया तो इसके मायने क्या है मायावती के? मायावती मात्र उत्तर प्रदेश में नहीं है, मायावती के मायने पंजाब में है, मायावती के मायने हरियाणा में है, मायावती के मायने राजस्थान में है, मध्य मायावती के प्रदेश में। मायने मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में देखिए जो स्पीकर साहब बने हैं अभी, तोमर जी जो केंद्रीय मंत्री जो स्पीकर बने हैं, उनके सीट पर यदि उनकी जीत हुई है तो वो सिर्फ मायावती की वजह से हुई है। मायावती के कैंडिडेट ने वहां 60-70 हजार वोट लिए, मतलब काटी की टक्कर उनकी और मायावती की कैंडिडेट में थी, और कांग्रेस राइट। तीसरे नंबर पे थी।
तो ये मायावती का खासकर ग्वालियर चंबल वाला जो रीजन है, वहाँ कुछ बेल्ट में कुछ पॉकेट्स है, कुछ सतना विंध्या में, यदि विंध्या में आप चले जाएंगे तो रीवा सतना में एक कुछ पॉकेट्स है उनके। उसके बाद आप महाराष्ट्र में आइए तो महाराष्ट्र में विदर्भ में मायावती का एक वोट परसेंटेज है, मैं ये नहीं मानता। हालांकि वहाँ प्रकाश आंबेडकर भी है जो वंचित हाँ। आघाड़ी लेके बैठे हुए हैं। जब वंचित आघाड़ी जब मुस्लिम और दलित एक हो गए तो 14% का वोट शेयर लेके गए, वो भी एक महाराष्ट्र का इतिहास है। तो मायावती के मायने ये है, मायावती कर्नाटक में है, मायावती आंध्र में है, क्योंकि दलितों को रिप्रेजेंट करने वाली एक पार्टी हुआ करती थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और आरपीआई का ये जलवा था कि आप इनिशियल डेज में देखिए, पहले एक दो लोकसभा चुनाव देखे तो आरपीआई के लोकसभा में उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में तक थे। लेकिन फिर आरपीआई महाराष्ट्र तक सीमित रही, और महाराष्ट्र में आरपीआई के अब इतने टुकड़े हो गए कि हर जिले में एक आरपीआई है। तो 20-25 आरपीआई महाराष्ट्र में अभी हर बूथ की आरपीआई है। तो दलित नेतृत्व कहीं ना कहीं जो काशीराम जी ने जो शुरू किया पंजाब से DS4, और उसकी परिणति जो बहुजन समाज पार्टी में हुई, उसको एक नायक मिला। आंबेडकर के बाद यदि कोई राजकीय दृष्टि से स्थापित नायक है दलितों में तो वो बाकायदा मुझे लगता है कि काशीराम जी थे। और फिर काशीराम जी की विरासत मायावती जी ने ली। अब मायावती जी ने उसको फिर अब ये परिवारवाद शुरू हो गया, उन्होंने अपने भतीजों को आगे किया। लेकिन वो भतीजों को आगे करे, किसी को भी आगे करे, एक वोट बैंक है। दूसरी मैं इंडिया अशोक सर, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि जो आपने अभी बात बोली मैं उसी पे वापस आ रहा हूँ कि मायावती के पीछे ईडी सीबीआई जाएगी, उस बात का भी डर है, और बीजेपी के साथ वो कैसे आए उनको शायद इस बात में भी थोड़ा संशय है, इसीलिए उन्होंने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। आचार संहिता जब लगेगी तब वो डिसाइड करेंगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मायावती को एनडीए या बीजेपी के साथ जाना ही होता तो वो ये बात पहले भी बोल सकती थी, क्योंकि अभी आप हाल में आपने देखा कि एनडीए की खूब मीटिंग है मोदी जी ने ली है जब से इंडिया गठबंधन बना है उसके बाद से, क्योंकि अगर वो एनडीए के साथ जाती तब तो उनके पास सुरक्षित हाथ है ना तो ईडीआई आ रही, ना ईडी आ रही, ना सीबीआई आ रही, ना इनकम टैक्स आ रहा है। अगर वो पत्ते नहीं खोल रही तो ये हो सकता है ना कि वो इसलिए पत्ते नहीं खोल रही, शायद उनको इंडिया के साथ जाना हो, और अभी अगर उन्होंने पत्ते खोल दिए तो फिर वो ईडी और सीबीआई भाग के आए उनके पीछे चलिए। मैंने आपको पहले ही कहा कि मायावती जी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रही है, एनडीए गठबंधन ज्वाइन नहीं कर रही है, लेकिन मदद तो एनडीए की हो रही है। मैंने आपको स्टैटिस्टिक बताए ये उत्तर प्रदेश के। तो हम मायावती को विश्लेषक लोग लगातार बीजेपी की बी टीम बोल रहे हैं, और वो बी टीम के रूप में ही काम कर रही है। वो वोट काट रही है। वो किसके वोट काट रही है? वो वोट काट रही है इंडिया गठबंधन के, और उससे फायदा बीजेपी को हो रहा है, निस्संदेह, ये बात तो तय है। मायावती को खुल के यदि इंडिया गठबंधन में आती है तो उसके कई मायने हैं। वो एनडीए गठबंधन में जा नहीं सकती। उसका जो हार्डकोर हिंदुत्व है बीजेपी का, उससे उसका वोटर बिल्कुल सहज नहीं है, वो असहज होता है। तो ऐसे में उसके लिए एक ऑप्शन है, या तो इंडिपेंडेंट अपना बना रहे जैसा है, बी टीम बनी रहे, या इंडिया गठबंधन में जाए। बी टीम बनी रहने के कई नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आप अपने पार्टी का वोट शेयर लगातार खो रही है, अपने पार्टी का वजूद खो रही है। देखिए, अब एक एमएलए है उनका इस बार, जो पार्टी अपने बलबूते पे 20 साल पहले अपने बलबूते पे पूरे राज्य में राज कर रही थी, वो आज एक एमएलए पे सिमट गई है। कौन दोषी है? मायावती स्वयं दोषी है। यदि उन्हें अपना वजूद बनाना होगा, क्योंकि होता क्या है, डे बाय डे जब आप लगातार सत्ता से दूर रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कार्यकर्ता हतोत्साहित होता है। आपका मतदाता तो आपके साथ रहता है, लेकिन कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाता है। और जब चुनाव का समय आता है तो जब कार्यकर्ता ही फील्ड में नहीं है तो फिर क्या करेंगे? और जब आप वोट शेयर लगातार खो रहे हो, बी टीम बन रहे हो, तो फिर चंद्रशेखर जैसा दलित नेतृत्व भी उभरता है। उधर जिग्नेश जिग्नेश है गुजरात में, यहाँ पे चंद्रशेखर है, वहां फिर प्रकाश आंबेडकर जोर कर रहे हैं, रोज रैलीज कर रहे हैं, लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं महाराष्ट्र में। तो ये लोग आपकी जगह लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नरहट्टी दुर्घटना घटी राजनीति में। आपने जगह दी, जगह लेने के लिए 25 लोग लाइन में खड़े हैं, आपने जरा थोड़ी सी मिस्टेक की, आपका जगह ले, तो अभी उनको अपना वजूद भी बचाना है। और मुझे जो इंडिकेशंस है, या मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, उससे तो ये लगता है कि जब आचार संहिता लागू होगी तब शायद बहन जी तय करेगी, और फिर वो एक रिस्पेक्टेबल इज्जत से इंडिया गठबंधन में आएगी। यदि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है
और सारी सीट शेयरिंग बिना किसी विवाद से ठीक-ठाक हो जाता है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंडिया गठबंधन की सुनामी होगी उत्तर प्रदेश में। क्योंकि बीजेपी के कोई भी नेता जब भी बात होती है, तो वो कहते हैं कि देखिए अशोक जी, हमारी तो शुरुआत ही 100 से होती है। 80 सीटें यूपी की और 25 गुजरात की। यहीं से तो हमारा काउंट शुरू हो जाता है। हम एक से सीट गिनना शुरू कर देते हैं और विपक्ष जो है वो 1 से सीट गिनना शुरू कर देते हैं और उनमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। यदि हम लगातार 2014 के बाद देखें, तो आंकड़ा उत्तर प्रदेश का लोकसभा का भले ही दर चुनाव चुनाव द दो तो दोनों कम हुआ चुनाव है। में थोड़ा-सा घटा है, कम हुआ है और ये भी मेरे लिए सरप्राइज़ है। क्योंकि जब पूरे देश में 300 प्लस और पुलवामा का और राष्ट्रवाद का तड़का लगा, तब उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई। हाँ, 65 इसके हाँ। मायने इसके मायने कि गड़बड़ तो है। हाँ। लोग ऐसा नहीं कि एकदम फॉर नरेंद्र मोदी है। वो ब्रांड यूपी में कहीं तो यूज़ हो रहा है। बट उसका वही फायदा हुआ ना कि मायावती और अखिलेश साथ में लड़ लिए थे। नहीं, उसमें हुआ क्या था, वो साथ में लड़े थे। लड़ने के बाद मैंने बोला लड़ने के बाद भी सीटें कम कर पाए। साथ में लड़ के सीटें कम कर पाए जब राष्ट्रवाद का तड़का लगा था, पूरा देश 300 प्लस था। राइट। इस बार कोई राष्ट्रवाद का तड़का लगने वाला नहीं है। राम राम मंदिर है ना सर? जन्मभूमि, राम मंदिर कितना कैश करोगे, वो भी एक लिमिट है। राम मंदिर को कैश सही मायने में किया अडवाणी जी ने। अडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद जो मैसिव मैंडेट मिला, वो राम मंदिर का मैंडेट था। नहीं तो यदि हम इस बार की विधानसभा के चुनाव के फिर मैंने बोला माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करें, तो अयोध्या सेक्टर में बीजेपी सबसे ज़्यादा हारी है, जहाँ राम मंदिर की शिलान्यास हो गया था। उसके बाद काशी कॉरिडोर, जहाँ 54 सीटें थी, उसमें से 27 सीटें समाजवादी पार्टी ले गया। आज ही सीटें समाजवादी पार्टी ले गया, जबकि काशी कॉरिडोर का मार्केटिंग हुआ और प्रधानमंत्री 3 दिन तक वहाँ रहे। अशोक सर, मैं इसके आपको मायने रोकूंगा। कहीं न मैं कहीं हाँ, आपका ब्रांड इरोड हो रहा है। राइट। मैं इस पे काशी, मथुरा और अयोध्या और राम मंदिर पे हम किसी दिन फिर आएंगे। अभी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि अगर मायावती आती हैं तो इंडिया गठबंधन को बहुत फायदा होने वाला है और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यूपी में। लेकिन आप उससे पहले आपने बोला था कि राम गोपाल यादव का जो स्टेटमेंट आपने बताया, और ये बात मुझे भी पता चली है कि समाजवादी पार्टी थोड़ी सी असहज है कि आप बसपा को साथ में मत लीजिए। अगर वो आई तो क्या इंडिया से अखिलेश यादव बाहर जा सकते हैं? नहीं, सवाल ये है कि अखिलेश यदि इंडिया से बाहर जाएँगे, तो अखिलेश का जो कोर वोटर है मुस्लिम, वो अखिलेश से टूटेगा। ओके। यादव पूरा अखिलेश के साथ नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द यादव अखिलेश के साथ है, लेकिन बहुत सारे यादव का एक चंक वो बीजेपी के साथ भी है। ठीक है। दूसरी बात, सवाल अखिलेश और राम गोपाल का है। अखिलेश ने कई बार ये भी कहा है कि बहन हमको सीट शेयरिंग में कोई तकलीफ नहीं होगी, अब हम बड़ा डील करके सैक्रिफाइस करने को भी तैयार हैं। ये भी अखिलेश ने कहा। सवाल ये है कि क्या रामगोपाल यादव बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? ये भी आरोप लग रहे हैं पार्टी में। समाजवादी पार्टी के अंदर के नेता ही बोलते हैं कि वो हमारे अखिलेश जी को लगातार डराते रहते हैं कि अरे थोड़ा संभल के करना, आगे संभल के करना। बेसिकली राम गोपाल यादव ये ऑपरेटर, बैकरूम ऑपरेटर है। फ्रंट वॉरियर जो है वो शिवपाल जी है। शिवपाल जी को यदि पूछा जाए तो वो कहेंगे बिल्कुल बहन जी के साथ आना चाहिए, देखिए क्या मैसिव मैंडेट निकाल के लाते हैं। लेकिन राम गोपाल जी की अपनी दुकान भी है। राम गोपाल जी का बेटे के खिलाफ ईडी लगी हुई है। राम गोपाल जी अपना हाथ अटका हुआ है। अब वो बीजेपी के साथ डायरेक्ट पंगा लेना नहीं चाहते और अखिलेश को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में अखिलेश को डराने वाले लोग भी बहुत हैं। वो हर राजनीतिक दल में होता है, कांग्रेस में भी है। राहुल कोई करना चाहते हैं तो कई लोग ऐसे भी है कानाफूसी करने वाले कि नहीं उसमें गड़बड़ हो जाएगी, उसमें वो समझ में आ जाएगा, आप ऐसा करो तो ऐसा करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि नेता इतनी गलती क्यों, ऑब्वियस जिस हमको समझ में आता है कि ये गलत हो रहा है, उनको क्यों नहीं समझ में आता है। लेकिन जब आप उनके जूते में पैर रख के बैठोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये जो कानाफूसी करने वाले जो होते हैं आए बाएं आसपास लेफ्ट के लोग राइट, जो होते हैं। हाँ, ये डराते रहते कि अरे देखिए सर, मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा रिपॉर्टेशन होगा सर, ये स्टेटमेंट देंगे तो आप बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, या आप उधर चले जाओगे। तो आप उदाहरण के तौर पे राम मंदिर का अब आपको इन्विटेशन आए, जिस दिन राम
की प्राण प्रतिष्ठा होगी राम जी की, जी उस इवेंट का आपको ये आया। अब कांग्रेस में जद्दोजहद हो रही है कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, राइट। कुछ लोग कहते कि नहीं नहीं जाना चाहिए, कोई कहते कि नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने उसको परमिशन दी है, राइट। तो इसमें इसमें अब कोई वो बात नहीं रही हिंदू मुसलमान वाली, इसमें चले जाना चाहिए। यदि आप नहीं जाएंगे तो पूरा बीजेपी यही कहेंगे कि आप राम विरोधी हैं, जबकि अग्री। उस जगह के ताले खोलने का श्रेय राहुल गांधी को जाता हाँ। है। रामलला इतने दिन तक बंद थे, उनकी पूजा करवाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है। जिस आदमी ने ताले तुड़वा के खुलवा के जो भी हो, यदि राम की पूजा शुरू करवा दी, उसकी पार्टी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाए? मुझे तो सर ऐसा भी लगता है, बीजेपी ने मंदिर नहीं बनाया, लेकिन वहां कुछ लोग है, एजेंट है बीजेपी के। कांग्रेस में भी बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये बीजेपी की ग्रेटनेस है कि हर राजनीतिक दलों में उन्होंने कई जगह अपने लोग फंसा के रखे हैं। वो लोग डराते रहते हैं। और भाई मेरी बात मान लीजिएगा, आप और हम यही हैं, यदि ये लोग नहीं जाएंगे तो लोकसभा चुनाव में ये बड़ी प्रखरता से बोला जाएगा, बिल्कुल, कि जो इन्होंने राम का अपमान किया, राम के लिए नहीं आए। मैं मानता हूं। मैं इसमें और ऐड कर दूं कि अगर बीजेपी या अयोध्या ट्रस्ट की तरफ से इनविटेशन भी नहीं मिलता है विपक्षी पार्टियों को, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मिलेगा, अगर नहीं भी मिलता है तब भी आपको जाना चाहिए, और जाने से तो कोई नहीं रोकेगा ना, तब आपको ये दिखाना चाहिए। अखिलेश को अभी इनविटेशन मिला नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ट्रस्ट का मायना है कि हम राष्ट्रीय पार्टी के मुखिया को दे रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्टेटस नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने के बाद अखिलेश ने कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं। अखिलेश की स्टेटमेंट की सीरीज है मेरे पास, जिसमें अखिलेश ने कहा कि मुझे खुशी होगी राम मंदिर के रामलला के दर्शन करने जाने में, मैं सब परिवार जाके दर्शन करूंगा, राम हमारे आराध्य है, ऐसा अखिलेश ने कई बार कहा है। तो मुझे लगता है इसमें, लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पे आपको ये बताया कि ऐसे इश्यूज में ये जो लोग हैं कानाफूसी करने वाले, ये अक्सर आपसे ऐसी गलतियां करवाते हैं जो बीजेपी चाहता है। राइट राइट राइट। सर अच्छा चलिए, कंक्लूजन पे अगर हम आए तो अभी आपको मायावती का रोल यूपी में जो नजर आ रहा है, और आपने जैसा बोला कि 24 से मतलब आचार संहिता के बाद मायावती हो सकता है कि इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, अगर वो आ जाती हैं तो फिर आप यूपी में जो सीटों का शेयर देख रहे हैं वो कैसे देख रहे हैं? कितनी कितनी सीटें आपको लग रहा है कि बीजेपी के पास जा रही हैं, और फिर कितनी इंडिया गठबंधन के पास आ रही हैं, अगर अखिलेश यादव, कांग्रेस और मायावती साथ में लड़ रहे हैं चुनाव? तो यदि मुझे लगता है यदि ये गठबंधन हुआ तो इनके पास जो अभी 63 सीटें हैं या 65 सीटें हैं जो भी है, उसके आधी रह जाएगी। मतलब 30 से भी कम या 30 के आसपास? 30 के आसपास ये पकड़िया। ओके। और अगर मान लीजिए मायावती इनके साथ नहीं आती हैं और एनडीए में भी नहीं जाती हैं, तो फिर कितना डेंट लग रहा है इंडिया को? तो फिर अखिलेश को देखना होगा। अखिलेश की जब 44 सीटें थी तब बीजेपी की 63 आई। अखिलेश के पास विधानसभा में 44 थी, तो बीजेपी के पास 63 या 65 जो भी है आंकड़ा है। ठीक है। आज अखिलेश के पास 125 सीटें हैं विधानसभा। ठीक है। यदि अखिलेश ने 20 सीटों पे भी ताकत से चुनाव लड़ा, यदि अखिलेश ने 20 सीटें भी कम करवाई बीजेपी की, तो यह आंकड़ा फिर 40-45 पे आ जाएगा। अगर मायावती अलग से चुनाव लड़ती हैं तब भी? तब भी। और अगर मायावती एनडीए के साथ चली जाती हैं तब? तो फिर 30 का आंकड़ा बताया मैंने। अच्छा नहीं, एनडीए के साथ बोल रहा हूं मैं। एनडीए के साथ चली जाती है तो फिर अभी भी मायावती इनडायरेक्टली एनडीए के साथ ही है। नहीं, डायरेक्टली अगर जाती हैं तब फिर क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि आपने बोला कि उनका जो वोट है, नहीं डायरेक्टली जाएगी तो उसमें लोचा ही होगा, फिर एनडीए की सीटें गिनाई जाएगी, बीजेपी की इंडिविजुअल सीटें नहीं गिनेगी। हाँ तो कोई बात नहीं। बीजेपी के साथ सबसे ज्यादा शेयर मांगने वाली फिर मायावती होगी। अच्छा। मायावती 14% के साथ जाती है तो 80 सीटों में से कम 25-30 सीटों पे लड़ेगी। हाँ। क्या बीजेपी 30 सीट देगा?
नहीं देगा। ये बड़ा मसला है। नहीं तो फिर एनडीए में मायावती कोई अपना दल तो नहीं कि एक सीट ले और चुप बैठो। हाँ, तो फिर इंडिया गठबंधन में भी उनकी 25 सीटों की मांग होगी ना, अगर वो एनडीए के साथ मांग वही। होगी ना, तो हाँ। कांग्रेस वहां पे अखिलेश और मायावती ही मांगेगी। मुझे लगता है कांग्रेस को 2-4 सीटें मिली तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। 2.25% पे आप कितनी वोट मांगेंगे? और यदि हाँ। 2.25% पे आप इतनी सीटें मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिर अखिलेश मध्य प्रदेश में 2.25% पे उतनी ही सीटें मांगेगा। फिर आपको देना पड़ेगा। फिर मायावती भी मध्य प्रदेश में और सीटें मांगेगी, फिर आपको भी देना पड़ेगा, तो आपको बचेगा क्या? अग्री। चलिए, लास्ट सवाल मेरा आपसे, और शायद आप इसको अच्छे से बता पाएंगे कि जिस बात का मायावती को डर है, मैं डर शब्द यूज कर रहा हूं अपने तरीके से, कि अगर वो इंडिया गठबंधन में खुल के अभी से आ जाती हैं तो वो ईडी, सीबीआई और आईटी रेट या परेशानियां उनके लिए बढ़ सकती हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मायावती आ जाती हैं इंडिया के साथ, इस गठबंधन के साथ, तो सच में मोदी जी की इतनी हिम्मत होगी या एजेंसियों को वो उनके पीछे लगा पाएंगे? क्योंकि देश की सबसे बड़ी दलित नेता हैं और दलित वोट बीजेपी के पास बहुत हद तक है। अगर वो मायावती को टच करते हैं तो वो वोटर जो है ना, वो कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा? और इस बात का शायद मायावती को एहसास नहीं है कि अगर वो खुल के भी आएंगी तो, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें दोनों रिस्क है, और मोदी जी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। मोदी जी ने ये पता होते हुए भी कि महाराष्ट्र में जब भी राजनीतिक दल तोड़ा गया है, जो धड़ा अलग हुआ, उसका पॉलिटिकल करियर खत्म हुआ है। जी। ये महाराष्ट्र का इतिहास है। इसके बावजूद उन्होंने सेना भी तोड़ी और एनसीपी भी तोड़ी। 48 सीटें हैं, जो यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां उन्होंने वो रिस्क लिया। उन्होंने वसुंधरा को साइड को करके राजस्थान में लोकसभा के लिए रिस्क नहीं लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया। शिवराज सिंह के साथ भी वही हुआ है, वही रमन सिंह तो, के साथ भी वही हुआ है। हाँ, तो मोदी जी रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। वो ये रिस्क ले सकते हैं कि मायावती को इतना भ्रष्ट ठहराओ कि उसका वोटर भी सोचे कि यार किसको हमने नेता माना। ओके, समझ गया मैं आपका कंक्लूजन। तो आपके कंक्लूजन के हिसाब से आचार संहिता लगने तक मायावती इंडिया के साथ होंगी? ऐसा ऐसा प्रयास चल रहा है, ऐसा चर्चा सुना है मैंने। हो सकता नहीं। है जिस पोजीशन पे है वही रहे, या फिर इंडिया गठबंधन की तरफ आए, क्योंकि उनका ये कहना कि आप वक्तव्य सोच समझ के दीजिए, कब किसी की किसको जरूरत पड़ेगी पता नहीं। मतलब क्या मायावती जी की कांग्रेस के साथ बात हो रही, क्या मायावती की शरद पवार के साथ बात हो रही है, कि मायावती जी इसके साथ स्टैलिन ने बात की है? ऐसी कई चीजें हैं मायावती नहीं। के। और यदि नेताओं में संबंध देखा जाए तो सोनिया गांधी और मायावती के संबंध जो है उसका कोई सानी नहीं है। मायावती यदि कंफर्टेबल किसी के साथ बातचीत में है तो सोनिया जी के साथ, चाहे वो साथ रहे या ना रहे। वो समझ गया। संवादहीनता नहीं है, संवाद बना हुआ है। हाँ, वो मैं आपकी राजनीति बात में समझ गया। संवाद बना रहना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, कौन और सा आप संवाद कब सीट में टर्न होगा बता हाँ, नहीं सकते। नहीं नहीं, आपकी बात सही भी है, और इसमें मैं आपकी उस बात से सहमत हूं कि मायावती अकेली भी लड़ती हैं तब भी उनके लिए नुकसान है, और वो बीजेपी के साथ जाती हैं तब भी उनको नुकसान है। अपने वर्चस्व के लिए, टिके रहने के लिए यूपी में अगर वो गठबंधन के साथ इंडिया के आएंगी, तभी उनका वोट शेयर भी बढ़ेगा, और हो सकता है कि लोकसभा में उनकी संख्या भी और ज्यादा बढ़ जाए और मायावती वापस से मायावती दिखें। अदरवाइज उनका जो अस्तित्व है वो खतरे में है। चंद्रशेखर यूपी में तैयारी कर रहे हैं, तो वो अगले नेता होंगे। आपकी बात से मैं सहमत हूं, तो मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि सही डिसीजन लेंगी मायावती जी। बाकी तो आपने जो बताया कि कब किसके साथ कहाँ क्या गठबंधन बन जाए, कुछ आप समझ नहीं सकते। अशोक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बार आप मेरे साथ जुड़े हैं। और हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि अशोक सर अब रेगुलर आते रहेंगे। हमारी टाइमिंग्स का बड़ा मैच नहीं हो पा रही थी, और फिर और भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब रेगुलर हम लोग आया करेंगे। और जो भी जनता की मन में बहम है, जिनको क्लियर विजन नहीं मिलता है, उस पर हम बात किया करेंगे। थैंक यू सो मच अशोक सर, फिर जल्दी आपसे धन्यवाद, मुलाकात धन्यवाद, होगी। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।